मेडिकल एंड नर्सेस सब। तो आज का हमारा जो टॉपिक रहने वाला है वो है यूपीपीएससी स्टाफ नर्स 2017 का क्वेश्चन पेपर। बहुत सारे लोगों के इस तरीके से डाउट्स हैं कि जो एक क्वेश्चन पेपर सर्कुलेट हो रहा है, बहुत सारे जो चैनल से वहाँ पर भी आया है, वो हिंदी मीडियम में है। तो कल ही मेरे पास 2-3 लोगों के मैसेज आए, इवन मुझे भी थोड़ा सा डाउट हुआ कि जो पेपर है वो ऑफिशियल है या फिर कुछ फेक है। तो मैं आपको बता दूं कि जो पेपर है वो पेपर जनरली जब कोई भी बुक्स में जो कोई भी क्वेश्चन पेपर रखा जाता है तो वहाँ से यदि हम उस पेपर को कॉपी पेस्ट करते हैं और स्क्रीनशॉट लेके आप तक पहुँचाते हैं तो वो सेम रहेगा। बट जो ऑफिशियल पेपर है वो इस तरीके से आया था, ये रहा आपके पास, यहाँ पर स्क्रीन पर आपको शो हो रहा है। इसका जो प्रिंट है उतना प्रॉपरली नहीं है क्योंकि 170 MCQ आए थे पेपर में। तो जो भी लोग पेपर देने वाले हों अपकमिंग टाइम में, मैं आपको उसका सिलेबस ऑलरेडी एक वीडियो के थ्रू बता चुकी हूँ कि यूपीपीएससी में क्या सिलेबस रहेगा। अभी भी फॉर्म फिलअप हो रहे हैं, जिसने फॉर्म फिलअप नहीं किया है वो कर दें क्योंकि 3000 से ज़्यादा वैकेंसी रहने वाली है यहाँ पर। एग्जाम आपका अक्टूबर है, टेंटेटिव डेट अक्टूबर की रखी गई है, फिक्स डेट नहीं, हो सकता चेंजेस भी आ जाए कोई भी। तो जो यूपीपीएससी में वैकेंसी निकली उसका अभी तक ओनली 1 पेपर ही है जो कि 2017 में हुआ था। यदि उसके बाद कोई पेपर हुआ होता और यदि हुआ होगा तो मैं कोशिश करूंगी कि आप तक वो पेपर भी पहुंचा दिया जाए। ऑलमोस्ट हमारी सीरीज जो स्टार्ट है चैनल पर, तो आप लोग वो भी देख सकते हैं क्योंकि वो भी आपकी यूपीपीएससी जो अपकमिंग एग्जाम है उन सभी में हेल्पफुल रहेंगी। तो जो पेपर था वो इस तरीके से था, आप यहाँ पे देख सकते हैं। ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर आपको शो हो रहा है यहाँ पर, ये देखिए अच्छे क्वेश्चन आए हैं। जिनको यदि लगता है कि वो जो पेपर है, ये देखिए सेकंड पेज रहा, तो आपका नर्सिंग भी इसमें अच्छे से आया था, जीके आया था, करंट अफेयर था, रीजनिंग था। तो ये सीरीज ए है। क्या है? सीरीज ए है, मतलब कि ये सेट ए का क्वेश्चन पेपर है यहाँ पर। और जो यहाँ पर जो एक सर्कुलेट हो रहा है, हिंदी भी आपकी अच्छी आई थी, तो ये ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर है जो कि सॉल्व नहीं है, राइट। तो यहाँ पर आज हम बात करते हैं कि जो सॉल्व पेपर किस तरीके से रहेगा आपका। ये रहा आपका नर्सिंग पार्ट। तो नर्सिंग पार्ट में 51 क्वेश्चन नंबर से लेके 170 तक क्वेश्चन नंबर है जो आए हुए हैं, क्योंकि जो आगे के 50 क्वेश्चन है उसमें आपका हिंदी, इंग्लिश और रीजनिंग एंड जीके है जो कवर हो गया है। बाकी जो नेक्स्ट सेक्शन आता है वो आता है नर्सिंग का। तो नर्सिंग के जो क्वेश्चन यहाँ पर पार्ट 3 है, जो इस तरीके से क्वेश्चन आए हुए हैं। तो ये क्वेश्चन इनका प्रिंट इतना प्रॉपर नहीं है, बट जो प्रॉपर प्रिंट रहा है देखिए उतना प्रॉपर प्रिंट नहीं है। तो यहाँ पर पूरे क्वेश्चन को टाइप करना इतना इजी नहीं है क्योंकि गोभी कैंपेन भी यहाँ पे क्वेश्चन में आया जो कि यूनिसेफ का है। तो यहाँ पर जो पूरे क्वेश्चन है हिंदी जो फॉर्मेट आपके पास जो होगा, यदि नहीं होगा तो यहाँ पे आप इस वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं। तो ये रहा हिंदी बेस है, वो ज़्यादा प्रॉपर है, बट ये भी ऑफिशियल पेपर ही है। मैं आपको बता दूं कि जो 17 दिसंबर 2017 को पेपर हुआ था, ये भी ऑफिशियल पेपर ही है। सेम क्वेश्चन है, आप चाहें तो मैच कर सकते हैं सभी क्वेश्चन को, क्योंकि जो यहाँ पर ऑफिशियल पेपर इस तरीके से पूरा सॉल्व है और ये सीरीज डी का पेपर है। तो क्वेश्चन ऊपर नीचे रहेंगे बट सभी क्वेश्चन सेम रहेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर आज हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले नर्सिंग सेक्शन को और जीके सेक्शन को। देन आफ्टर जो स्टार्टिंग का आपका जो सेक्शन रहने वाला है करंट अफेयर का, उस टाइम पर जो रहा है, जीके रहा है, वो सभी। तो आज हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 51 से, ताकि आपका नर्सिंग सेक्शन जो सबसे ज़्यादा आने वाला है वो कवर हो जाए। देन आफ्टर हम जो अदर सेक्शन है वो देखेंगे। तो यहाँ पर मैं आपको जितने भी हिंदी में क्वेश्चन है इन सभी को इंग्लिश में जो कन्वर्ट करने की कोशिश करूँगी, जिससे आपको इजीली समझ में आ जाए, क्योंकि इतने ज़्यादा क्वेश्चन टाइप करना इजी नहीं है। इसीलिए मैंने कोशिश की 20-30 क्वेश्चन तक एक दिन में टाइप हो पाए हैं। तो यहाँ पर जो फर्स्ट क्वेश्चन आया था जो कि नर्सिंग सेक्शन से, क्वेश्चन नंबर 51 से क्वेश्चन रहे हैं यहाँ पर। तो क्वेश्चन था, एक बच्चे को ब्रॉन्ज बेबी सिंड्रोम के लिए देखना चाहिए जब उसे क्या मिल रही हो। तो यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि ब्रॉन्ज बेबी सिंड्रोम किसका साइड इफेक्ट है। तो ऑप्शन था इम्यूनोथेरेपी, कीमोथेरेपी, फोटोथेरेपी या फिर रेडिएशन थेरेपी। तो जो ब्रॉन्ज बेबी सिंड्रोम है यदि किसी बच्चे को, तो किसके कारण होता है कीमोथेरेपी का। यहाँ पर रेशनल भी दिया हुआ है, हिंदी में दिया हुआ है। तो यहाँ पर जो ब्रॉन्ज बेबी सिंड्रोम की कंडीशन किसके कारण होती है, जिस बच्चे को यदि फोटोथेरेपी दी जा रही हो। फोटोथेरेपी कब दी जाती है, जब किसी बच्चे को जो
जॉइंडिस की प्रॉब्लम हुई है तो उसको ट्रीट करने के लिए फोटोथेरेपी यूज़ की जाती है। तो यहाँ पर आपको ब्रॉन्ज बेबी सिंड्रोम को लेके क्वेश्चन आता है तो ये किसके कारण होगा, ये होगा फोटोथेरेपी के कारण। और फोटोथेरेपी क्यों दी जाती है, जॉइंडिस को ट्रीट करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सी अंतर्राष्ट्रीय संस्था भारत में मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य कल्याण में सबसे अधिक योगदान कर रही है। तो यहाँ पर क्वेश्चन है कि कौन सा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि भारत में मैटरनल एंड इन्फेंट जो हेल्थ है उसको लेके अपना योगदान दे रही है। तो यहाँ पर ऑप्शन में थे यूनिसेफ, वर्ल्ड बैंक, WHO या फिर UNDP। तो यूनिसेफ है, जो क्या है, यूनिसेफ है, क्या कर रही है, भारत में ही नहीं इवन अलग अलग देशों में भी मैटरनल और इन्फेंट हेल्थ को लेके अपना योगदान देती है। तो यूनिसेफ यहाँ पर आपका आंसर होगा। यूनिसेफ का जो हेडक्वार्टर है कहाँ पर है, न्यूयॉर्क में। इसकी स्थापना कब हुई थी, 1946 में। और इसका यदि इंडिया में बात की जाए तो हेडक्वार्टर कहाँ पर है, दिल्ली में। इसका मेन काम क्या है यूनिसेफ का, कि जो बच्चे और जो भी मैटरनल और मदर्स हैं और इन्फेंट्स हैं या फिर चिल्ड्रंस हैं उनकी हेल्थ को क्या करना, आगे की तरफ अवेयरनेस फैलाना, और उसके लिए इवन फंड भी देता है यूनिसेफ बहुत ही ज़्यादा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 53, नर्सिंग में इथिक्स का क्या अर्थ है। व्हाट इज द इम्पोर्टेंस इन इथिक्स इन नर्सिंग। तो नर्सिंग में जो इथिक्स होते हैं उनका क्या इम्पोर्टेंट होगा। ऑप्शन में नर्स द्वारा किए जाने वाला प्रोसीजर, सही व्यवहार के लिए बनाए गए नियम, एक नर्स की काम की जिम्मेदारी या फिर एक आदर्श नर्स के लक्षण। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं, यदि आप ये जो क्वेश्चन पेपर मैं आप तक पहुंचा रही हूँ, यदि आपको इस हिंदी बेस में कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप लोग कमेंट जरूर करना। मैं कोशिश करूंगी कि जो पूरे 170 MCQs हैं वो टाइप करके इंग्लिश वे में आप तक पहुँचाए जाएँ, क्योंकि मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि जो यहाँ पर इंग्लिश का फॉर्मेट है बहुत ही ब्लर्ड है, जिसके कारण आपको समझना आसान नहीं रहेगा, इसीलिए ये फॉर्मेट मैं आपको सॉल्व करवा रही हूँ। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन रहेगा वो है कि नर्सिंग में एथिक्स का क्या अर्थ है, सही व्यवहार के लिए बनाए गए नियम। सही व्यवहार से मतलब है कि आप किसी पेशेंट की केयर कर रहे हैं तो वो किस तरीके से करते हैं, प्रॉपरली करते हैं या नहीं, कोई भी लापरवाही तो नहीं करते हैं। रूल्स फॉर करेक्ट बिहेवियर, यहाँ पर कहा गया है कि रूल्स फॉर करेक्ट बिहेवियर के लिए नर्सिंग एथिक्स बनाए गए हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर इंटरनेशनल रेड क्रॉस की स्थापना किसने की थी। तो इंटरनेशनल रेड क्रॉस जो कि 1863 में आया था, 1863 में, इसकी स्थापना किसने की थी, हेनरी ड्यूनेट ने। तो आपको याद रखना है, ये नाम एग्जाम में कई बार आया है। इंटरनेशनल रेड क्रॉस की स्थापना किसने की थी, हेनरी ड्यूनेट ने। विश्व रेड क्रॉस दिवस, यदि आपसे वर्ल्ड रेड क्रॉस डे पूछा जाता है तो कब हम मनाते हैं, 8 मई को। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो इसका हेडक्वार्टर है जेनेवा स्विट्जरलैंड में, जहाँ पर WHO का है। नेक्स्ट है यहाँ पर विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है, तो वर्ल्ड हेल्थ डे। तो हम वर्ल्ड हेल्थ डे कब सेलिब्रेट करते हैं, तो वर्ल्ड हेल्थ डे हम एवरी 7 अप्रैल को, 7 अप्रैल को है जो वर्ल्ड हेल्थ डे को सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि इसी दिन 7 अप्रैल 1948 को WHO की स्थापना हुई थी। तो 7 अप्रैल को ही हम हर साल क्या मनाते हैं, वर्ल्ड हेल्थ डे। नेक्स्ट है यहाँ पर एलिजा का फुल फॉर्म पूछा है क्वेश्चन नंबर 56 में। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एलिजा। तो एलिजा का फुल फॉर्म होता है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसर्वेंट एसे, जो कि HIV एड्स को डायग्नोस करने के लिए यूज किया जाता है टेस्ट। बट अदर जो इम्यूनिटी कंप्रेस्ड डिसीज होती है उनको डायग्नोस करने के लिए भी इसका यूज किया जा सकता है। तो एलिजा का फुल फॉर्म यदि आता है तो क्या होगा, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसर्वेंट एसे। नेक्स्ट है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 57, जब एंटीबॉडीज संक्रमित शरीर के अंदर बनते हैं तो इसे क्या कहते हैं। तो यदि किसी को ऑलरेडी इन्फेक्शन है और उसके अंदर यदि एंटीबॉडी डेवलप हो रहे हैं तो उसको क्या कहा जाएगा। ऑप्शन में है पैसिव रोग प्रतिरोधक क्षमता, दैट मीन्स पैसिव इम्यूनिटी, एक्टिव इम्यूनिटी, A and B, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर कहा गया है कि जब जो हमारे यदि इनकेस हमारी बॉडी ऑलरेडी इन्फेक्टेड है और एंटीबॉडी बन रहे हैं उस इन्फेक्शन को फाइट करने के लिए, तो वो क्या कहलाएंगे, एक्टिव इम्यूनिटी, एक्टिव रोग प्रतिरोधक क्षमता। तो यहाँ पर हमारी बॉडी में यदि
जब इन्फेक्शन है तब बनते हैं तो एक्टिव कहलाएगा, और ऑलरेडी हमें कोई इन्फेक्शन नहीं है तब भी हमारी बॉडी में एंटीबॉडी बनते जा रहे हैं तो वो क्या आएगा, पैसिव में। नेक्स्ट है यहाँ पर, इनमें से कौन सी बीमारी हवा के कणों द्वारा नहीं फैलती है? तो इनमें से कौन सी डिसीज है जो कि एयरबॉर्न ट्रांसमिशन नहीं करेगी? ऑप्शन में खसरा, दैट मीन्स मीजल्स, चिकन पॉक्स, ट्यूबरक्लोसिस एंड पोलियोमाइलाइटिस। तो जो यहाँ पर मीजल्स, चिकन पॉक्स, क्षय रोग दैट मीन्स ट्यूबरक्लोसिस, ये सभी एयरबॉर्न ट्रांसमिशन के थ्रू हो सकती हैं, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के कारण हो सकती हैं। बट पोलियोमाइलाइटिस है जो कि फीको ओरल रूट के थ्रू होने वाली प्रॉब्लम है, ट्रांसमिशन होगा किससे, फीको ओरल रूट से। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, सी। नेक्स्ट है यहाँ पर, पानी में उबालने से सभी जीवाणु मर जाते हैं केवल एक को छोड़कर। तो जब वाटर को हम बॉईल करते हैं तो सभी जो भी बैक्टीरिया हैं वो मर जाएंगे बट किसी एक को छोड़कर। ऑप्शन में फंगई, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ या फिर स्पोर्स। तो जब हम वाटर को एटलीस्ट इवन 30 मिनट तक भी बॉईल करते हैं तो किसी भी बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, फंगई के स्पोर्स को छोड़ के बाकी वो बैक्टीरिया मर जाएंगे, फंगई मर जाएगा, प्रोटोजोआ मर जाएगा, बट जो उसके स्पोर्स होंगे वो बिल्कुल भी नहीं मरेंगे। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, डी। जो यहाँ पर क्वेश्चन है आपको बता रही हूँ आपके अपकमिंग, चाहे वो यूपीसीएचओ का पेपर होना हो या फिर अदर स्टेट के लिए, उसमें भी हेल्पफुल रहेंगे। तो सभी लोग इस वीडियो को देख सकते हैं, ऐसा नहीं है कि जो यूपीपीएससी का फॉर्म फिलअप कर रहे हैं वही बस देखें। नेक्स्ट है यहाँ पर, मरीज को अस्पताल में रहते हुए अस्पताल से होने वाला संक्रमण क्या कहलाता है? यदि क्वेश्चन है यहाँ पर हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन, इनकेस आप हॉस्पिटल में हैं और आपको वहीं से इन्फेक्शन होता है तो वो क्या कहलाएगा, नोजोकोमियल इन्फेक्शन या फिर हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 61। यहाँ पर जरूरत नहीं है कि जो आपको यहाँ पर ये जो पूरा दिया हुआ है रेशनल आपको समझाया जाए। तो यहाँ पर क्वेश्चन जो समझाने लायक हैं, जो आपको नहीं आते हैं वो आपको जरूर बताए जाएंगे। जैसे यहाँ पर कहा कि हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन दैट मीन्स नोजोकोमियल इन्फेक्शन, आपके हॉस्पिटल में भर्ती होने के बाद से लेके, एडमिट होने के बाद से लेके 48 आवर के बाद, भर्ती होने के 48 घंटे बाद तथा हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के 3 दिन तक या फिर जो भी आपकी सर्जरी होती है उसके 30 दिनों की अवधि तक आपको इन्फेक्शन हो सकता है। जनरली बैक्टीरिया, फंगस या फिर वायरस के द्वारा होता है, जिसमें बैक्टीरिया है जो 90% रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जो नोजोकोमियल इन्फेक्शन होता है उसके कॉज करने के लिए सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल क्या होता है, 90% बैक्टीरिया। नेक्स्ट है यहाँ पर, जीन पियाजे की थ्योरी किस सिद्धांत पर आधारित है? तो जीन पियागेट ने थ्योरी दी थी, किस बेस पर दी थी, मनोलैंगिक विकास दैट मीन्स मेंटल डेवलपमेंट, सॉरी साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट, नैतिक विकार, मनोसामाजिक विकार या फिर संज्ञात्मक विकास पर। तो जो जीन पियागेट थे इनकी थ्योरी किस बेस पर थी, कॉग्निटिव डेवलपमेंट को लेके थे। यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, डी। नेक्स्ट है यहाँ पर, क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी सीखने का प्रतिपादन किसने किया है? तो क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी है जो किसने दी थी, ये दी थी इवान पावलो ने। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, बी। इवान पावलो ने है जो क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी दी थी। नेक्स्ट है यहाँ पर, व्यक्तित्व और पर्सनालिटी मुख्य तौर पर प्रभावित होता है। तो पर्सनालिटी है जो किस बेस से आपको पता चलेगा कि पर्सनालिटी को कौन है जो अफेक्ट कर रहा है। ऑप्शन है बातचीत, हाव भाव से, सामाजिक क्रियाकलापों से या फिर भाषा से। तो जो पर्सनालिटी है हमारी, जो हमारा सामाजिक क्रियाकलाप है, जो भी हमारी सोसाइटी है उससे अफेक्ट होगी। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, सी। क्योंकि हिंदी में मुझे भी उतना, स्पेशली जो हमारे मेडिकल टर्म्स होते हैं उतना इंग्लिश में ही समझ में आते हैं, हिंदी में उनको समझ पाना थोड़ा सा टफ हो जाता है। नेक्स्ट है यहाँ पर, मौखिक बातचीत या शारीरिक हमले या दोनों के द्वारा क्रोधी बर्ताव की अभिव्यक्ति या प्रदर्शन करना क्या कहलाता है? तो यहाँ पर ऑप्शन में दमन, वापसी, आक्रामकता या फिर कोई नहीं। तो ये क्या कहलाएगा, मौखिक बातचीत का मतलब है यहाँ पर वर्बल डायलॉग, फिजिकल असॉल्ट या फिर कोई दोनों कर रहा है तो ये क्या कहलाएगा, एग्रेशन, आक्रामकता। मतलब कि आप क्या शो कर रहे हैं, अपनी गुस्सा है जो एग्रेशन शो कर रहे हैं, और एक तरीके की डिफेंस मैकेनिज्म के रूप में भी यूज किया जाता है। नेक्स्ट है यहाँ पर,
DDER प्रारूप किसके बारे में बताता है? तो लैडर यहाँ पर पूछा है तो ये किसके बारे में आपको बताएगा? ऑप्शन में सुनने की कला, संचार में बाधाएं, संचार के चरण या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर आंसर को सही नहीं बताया गया है, सीधा यहाँ पर लैडर का जो फुल फॉर्म है वो बताया गया है। लुक एट अदर पर्सन, मेंटेन आई टू आई कॉन्टेक्ट, आस्क एप्रोप्रिएट क्वेश्चन, डू नॉट इंटरप्ट, डू नॉट चेंज द सब्जेक्ट, एक्सप्रेस इमोशन विथ कंट्रोल या फिर रिस्पॉन्सिवली लिसन। तो यहाँ पर इसका जो एग्जैक्ट आंसर है वो नहीं बताया गया है। नेक्स्ट आया था मानव विकास सूचकांक HDI के मूल्य इसके बीच होते हैं। तो जो HDI इंडेक्स होता है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, इसमें जो एक मापदंड होता है या फिर जो कैलकुलेटर हो सकता है वो किससे होता है? 0 से 1 के बीच है जो इसका स्कोर रखा जाता है। और ये जो HDI इंडेक्स है किस पर डिपेंड करता है? ये करता है कि जो अलग अलग कंट्री से वहाँ की हेल्थ, एजुकेशन या फिर वहाँ पर क्या क्या संसाधन है, वहाँ की इकोनॉमी क्या है, उस पर डिपेंड करेगा। नेक्स्ट यहाँ पर दहेज तथा उन्मूलन अधिनियम किस वर्ष में दिया गया? तो दहेज जो डेयरी एक्ट है कब आया था? तो ये आया था 1961 में। यहाँ पर जो दहेज लेने या देने को सहयोग करने पर कितना है? अधिकतम 5 साल की कैद और 15,000 का जुर्माना। बट इंडिया में ऐसा अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है। नेक्स्ट है यहाँ पर बालक जो 16 वर्ष की आयु का, बालिका जो 18 वर्ष की आयु के ना होते हुए असामाजिक गतिविधि में लिप्त हो, इसे क्या कहेंगे? तो यदि जो बॉयज हैं 16 ईयर और गर्ल्स 18 ईयर्स की एज से भी कम है, यदि ये कोई असामाजिक गतिविधि में लिप्त होते हैं तो इनको क्या कहा जाएगा? तो ये कहलाएंगे अल्पवयस्क अपराध, जुवेनाइल, जिसको हम क्या कहेंगे? जुवेनाइल डिलिक्वेंसी। क्योंकि बच्चे, लड़के की एज 16 साल से कम और लड़की की कितनी, 18 से कम, तो ये किस में आएंगे? जुवेनाइल में आएंगे। एडोलेसेंट एज भी इन्होंने अपनी पूरी क्रॉस नहीं की है, तो ये किस में आएंगे? जुवेनाइल डिलिक्वेंसी में। नेक्स्ट यहाँ पर समाज का विभिन्न समूहों में उनकी विशिष्टताओं, सामाजिक स्थिति और भूमिकाओं के आधार पर वर्गीकरण करने को क्या कहा जाता है? तो ये कहलाता है सामाजिक वर्गीकरण। नेक्स्ट यहाँ पर अस्पतालों के लिए प्रतिदिन प्रति व्यक्ति पानी की आवश्यकता कितनी होती है? एक हॉस्पिटल में पर पेशेंट के अकॉर्डिंग कितना पानी जरूरी होता है? तो यदि 100 से यहाँ पर हॉस्पिटल में बेड की संख्या को नहीं बताया गया, डिपेंड करेगा बेड पर, तो निर्धारित मानक के अनुसार 100 से कम बेड वाले हॉस्पिटल के लिए प्रतिदिन प्रति व्यक्ति लॉन्ड्री सहित 340 लीटर, जबकि जहां पर 100 से अधिक बेड का हॉस्पिटल है तो वहां पर 450 लीटर पानी की जरूरत पड़ेगी, जो कि यहाँ पर रेशियो नहीं दिया गया है। नेक्स्ट यहाँ पर जूं द्वारा नहीं फैलने वाली बीमारी है। तो जुएं होते हैं, हेयर में होंगे, बालों में जनरली आपके होते हैं, तो जुओं के द्वारा कौन सी बीमारी नहीं होगी? ऑप्शन में एपिडेमिक टाइफस, क्यू फीवर, रिफ्लेक्सिव फीवर या फिर ट्रेंच फीवर। तो जुए के द्वारा क्यू फीवर नहीं होगा, बाकी ये सभी हो सकता है। और जो यहाँ पर कहा गया है कि इंसानों में क्यू फीवर जानवरों से होगा, जो कि भेड़ बकरी है, और कॉक्सिलेना बर्नेटी नाम का वायरस बैक्टीरिया है, मानव में इसका संक्रमण प्रभावित पशुओं की दूषित धूल के सांस जाने के कारण होगा, जबकि एपिडेमिक टाइफस, रिफ्लेक्सिंग फीवर ये जुए के द्वारा हो सकते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर गंदा पानी जिसमें कठोर एवं अर्ध घुलनशील मल हो, क्या कहलाता है? कहलाता है सीवेज। गंदा पानी है लेकिन जिसमें क्या हो? फीकल मटेरियल है, वो क्या कहलाएगा? सीवेज। और जिसमें फीकल मटेरियल प्रेजेंट नहीं होगा वो क्या कहलाता है? सुलेज। नेक्स्ट यहाँ पर ध्वनि प्रदूषण से स्वास्थ्य के प्रतिकूल प्रभावों में निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? तो साउंड पोल्यूशन के कारण, ध्वनि प्रदूषण के कारण कौन सा है जो हमें अफेक्ट नहीं करेगा? तो होगा अत्यधिक निद्रा। बाकी बहरापन हो सकता है, कंसंट्रेशन में आपके कमी आ सकती है, ब्लड प्रेशर भी बढ़ सकता है किसी किसी का। यदि जो नॉर्मल ध्वनि है वो हमारे आसपास की 35 डेसिबल रात में और दिन में, और रात में 35 और दिन में 45 से ज़्यादा होती है तो हमें प्रॉब्लम हो सकती है। बट अत्यधिक निद्रा है जो इसका कारण नहीं आ सकता। नेक्स्ट यहाँ पर अम्ल वर्षा से आप क्या समझते हैं? तो यहाँ पर क्वेश्चन है कि अम्ल वर्षा से आप क्या समझते हैं? जो एसिड रेन होती है उसका यहाँ पर पूछा है। तो एसिड रेन में यहाँ पर पीएच बताया गया है। तो एसिड रेन में
जनरली 5.6 से कम पीएच हो जाता है जो वर्षा होती है, बट यहाँ पर जो बारिश हो रही है यहाँ पर कहा है उसका पीएच 5.6 से कम होता है, बट अम्ल वर्षा होती है तो पीएच जनरली 4.2 से 4.4 तक हो सकता है। तो यहाँ पर ऐसा ऑप्शन नहीं है, इसीलिए इसको भी छोड़ दिया गया है। नेक्स्ट है यहाँ पर वह मच्छर जो पानी में अप्राकृतिक संग्रहों में अधिकतर पैदा होते हैं। तो यहाँ पर वाटर में कौन से जो मॉस्किटो हैं सबसे ज़्यादा अंडे देते हैं, यहाँ पर वही है ऑप्शन में एनाफ्लीस, क्यूलेक्स, एडीज या फिर माइनोसाइट्स। तो डेंगू का जो वायरस जो मच्छर होते हैं एडीज एगिप्टी मॉस्किटो, ये सबसे ज़्यादा वाटर में ही होते हैं। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? सी, एडीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर पानी का क्लोरीनीकरण करते समय एक ऐसा बिंदु होता है जबकि पानी की क्लोरीन की आवश्यकता पूरी हो जाती है, ऐसे बिंदु को क्या कहते हैं? जो पानी में यदि क्लोरीनेशन किया जा रहा है तो एक पॉइंट पर पानी में क्लोरीन की जितनी जरूरत है वो पूरी हो जाती है, वो क्या कहलाता है? ब्रेक पॉइंट क्लोरीनेशन। इस क्वेश्चन पेपर को आपके लिए इंग्लिश बेस में जरूर लाऊंगी, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको हिंदी में पेपर समझ पाना उतना ईजी नहीं होगा। नेक्स्ट यहाँ पर मलमूत्र के उचित निपटारा ना करने से निम्न विधियों द्वारा बीमारी फैलती है, एक को छोड़कर। तो यहाँ पर जो मलमूत्र है फीकल मटेरियल है, यूरिन एंड फीकल मटेरियल है, यदि उसको सही तरीके से डिस्पोज नहीं किया जाता है तो क्या हो सकता है? दूषित हवा। नेक्स्ट है यहाँ पर निम्न की पानी में अधिकता से त्वचा का पिगमेंटेशन, मेलानोसिस एवं बहुत ज्यादा केरेटिसोसिस हो जाता है। यदि पीने के जो पानी है ड्रिंकिंग वाटर है उसमें यदि आर्सेनिक ज़्यादा होता है तो आपका जो पिगमेंटेशन है और मेलानोसिस है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगी। नेक्स्ट यहाँ पर निम्न गैर सरकारी संस्थान ने भुगतान एवं उपयोग करें शौचालयों का निर्माण एवं रख रखाव अस्थायी आबादी का बस स्टैंड बाजार में पार्क जैसे स्थानों में किया गया है। तो ये सभी क्या है? जो निम्न गैर सरकारी हैं तो वो क्या है? सभी सुलभ इंटरनेशनल नाम की गैर सरकारी संस्थान है जिन्होंने क्या किया है, जिसकी स्थापना किसने की थी? डॉक्टर बिंदेश्वरी पाठक ने। भुगतान एवं उपयोग करें, पे करें और यूज करें। जो सुलभ शौचालय होते हैं सभी जगह, ये क्या है? गवर्नमेंट के नहीं है, एक गैर सरकारी है। इसकी स्थापना किसने की थी? और एट प्रेजेंट अभी ये बहुत ज्यादा बन गए हैं। नेक्स्ट यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है? तो इनपुट डिवाइस इनमें से नहीं है, वो है प्रिंटर। बाकी कीबोर्ड, माउस, माइक्रोफोन है, सभी इनपुट डिवाइस हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर रैम का फुल फॉर्म पूछा है तो वो रैंडम एक्सेस मेमोरी। नेक्स्ट है यहाँ पर मांसपेशी समन्वय कम होता है निम्नलिखित में से किसके नुकसान से? तो जो मांसपेशी समन्वय है किसके कारण होगा? मसल कोऑर्डिनेशन है। जो कौन कंट्रोल करता है इसको? तो मसल कोऑर्डिनेशन को कंट्रोल करता है हमारी बॉडी में सेरिबेलम। नेक्स्ट है यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इनमें से आपको सही पॉइंट बताना है, सही क्या है? तो वो है अल्लाह रेडियस से बड़ी है। क्या है? अल्लाह जो बोन है वो किससे बड़ी है? रेडियस से। जो फोर आर्म की बोन है अल्लाह एंड रेडियस, तो अल्लाह किससे बड़ी है? रेडियस से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, किसी रक्तवाहिका दीवार के कमजोर हिस्से में उभार आने पर एक थैली सी बन जाती है, उसे क्या कहते हैं? जो आर्टरियल वॉल है वहाँ का जो वीक पोर्शन होगा वहाँ पर एक सैक का फॉर्मेशन होगा। तो जो सैक का फॉर्मेशन होगा उसको क्या कहा जाएगा? एथेरोस्क्लेरोसिस, एन्यूरिज्म, एनास्टोमोसिस या फिर आर्टरियोस्क्लेरोसिस। तो जो आर्टरियल वॉल है जहाँ का वीक हिस्सा है यदि वहाँ पर किसी भी तरीके का सैक का फॉर्मेशन होता है तो क्या कहलाएगा? एन्यूरिज्म। जो आर्टरियोस्क्लेरोसिस है ये कंजेनाइटल हो सकता है, और जो यहाँ पर एथेरोस्क्लेरोसिस है ये क्या हो सकता है? जो फैट का डिपोजिशन होता है आर्टरीज में, इसके कारण आर्टरीज में क्या हो जाता है? हार्डनिंग हो जाएगी। तो ये क्या कंडीशन है? आर्थरोस्क्लेरोसिस। नेक्स्ट है यहाँ पर मस्तिष्क के किस भाग से सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड का स्रावण होता है? तो ब्रेन का कौन सा पार्ट है जो सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड का सीक्रेट करेगा? यहाँ पर सीक्रेशन पूछा है ना कि प्रोडक्शन पूछा है, दो अलग अलग जगह से होता है क्योंकि ये तो सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड का जो सीक्रेशन है वो होता है ब्रेन के कोरोइड प्लेक्सस से, और जो वीनस साइनस है यहाँ से क्या होता है? प्रोडक्शन होगा, बट कोरोइड प्लेक्सस से इसका सीक्रेशन होगा। नेक्स्ट है यहाँ पर
इनमें से सभी रक्त में पाए जाने वाले प्लाज्मा प्रोटीन एक को छोड़कर, तो सभी ब्लड में पाए जाने वाले प्रोटीन है कोई एक को छोड़कर, एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन एवं फाइब्रिनोजन ये सभी ब्लड में प्रेजेंट होते हैं, बट मायोसिन क्या है, मांसपेशियों में मसल्स में पाया जाने वाला प्रोटीन है। नेक्स्ट है यहाँ पर निम्नलिखित में से सभी हड्डियां हाथ में पाई जाती हैं एक को छोड़कर, तो जो बोन है यहाँ पर कार्पल, मेटाकार्पल, कैल्केनियम या फिर फैलेंजेस, तो कार्पल, मेटाकार्पल, फैलेंजेस ये सभी हैंड में पाई जाने वाली बोन से, बट कैल्केनियम नहीं। नेक्स्ट है यहाँ पर जब उत्तल सतह से फिट हो जाए तो ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है हिंज जॉइंट। जो हमने जॉइंट पढ़े हैं, जब क्या हो, कॉन्वेक्स सरफेस है जो कॉनकेव सरफेस से फिट हो जाती है तो ये क्या होते हैं, कहलाते हैं हिंज जॉइंट कहलाते हैं। और जनरली जो एल्बो, एंकल और इंगलियों के जो पोरे होते हैं हमारे, जो जहाँ से हमारी फिंगर्स टर्न होती है वहां पर प्रेजेंट होते हैं, तो क्या कहलाते हैं, हिंज जॉइंट। नेक्स्ट है यहाँ पर मानव रक्त का पीएच, तो ह्यूमन ब्लड का पीएच कितना होता है, 7.35 टू 7.45, तो यहाँ पर आंसर क्या होगा आपका सी, 7.4। नेक्स्ट है यहाँ पर एरोबिक श्वसन किसके द्वारा किया जाता है, तो एरोबिक रेस्पिरेशन है जो किसके द्वारा होता है, जिसमें ऑक्सीजन का यूज जनरली किया जाता है, और ये कौन करता है, माइटोकॉन्ड्रियम, कौन करता है, माइटोकॉन्ड्रियम। नेक्स्ट है यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा एक कार्य यकृत का है, तो इनमें से लिवर का आपको कोई एक फंक्शन बताना है। ऑप्शन में कार्बोहाइड्रेट का एलिमिनेशन, पित्तरस को गाढ़ा करना, प्लाज्मा प्रोटीन का सिंथेसिस या फिर कोलिसिस्टोकाइनिन का सीक्रेशन करना। तो कार्बोहाइड्रेट का एलिमिनेशन यकृत में नहीं होता है, कार्बोहाइड्रेट का है जो मेटाबॉलिज्म होगा यहाँ पर। पित्तरस जो बाइल होते हैं इनका प्रोडक्शन होता है यकृत में। प्लाज्मा प्रोटीन का सिंथेसिस है जो लिवर में किया जाता है, तो आंसर आपका क्या होगा, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर अग्नाशयी रस का स्रावण निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रेरित होता है, तो जो अग्नाशय का मतलब है यहाँ पर पैंक्रियाज, तो पैंक्रियाटिक जो जूस होते हैं उनका सीक्रेशन किसके द्वारा होता है। ऑप्शन में है एंटेरोकाइनेज, कोलिसिस्टोकाइनिन, ट्रिप्सिनोजन या फिर सीक्रेटिन, तो कोलिसिस्टोकाइनिन को सीक्रेट कौन करता है, पैंक्रियाज। नेक्स्ट है यहाँ पर वह ग्रंथि जो वयस्क अवस्था में गायब हो जाती है परंतु बच्चों में क्रियाशील रहती है, तो एडल्ट एज में क्या है, ऐसी ग्लैंड जो गायब हो जाए, विलुप्त हो जाती है, बट बच्चों में क्रियाशील रहती है, तो क्या है, थाइमस ग्लैंड, क्या है, थाइमस ग्लैंड। थाइमस ग्लैंड क्या करती है, जो हमारा इम्यूनिटी सिस्टम है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, बट जैसे जैसे एज बढ़ेगी ये गायब हो जाएगी और बच्चों में प्रेजेंट रहती है। नेक्स्ट है यहाँ पर मनुष्य शरीर में केवल ऐसी ग्रंथि जिसमें दोनों अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी है, तो मिक्स ग्लैंड है यहाँ पर, एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों को काम यहाँ पर कौन करता है, तो वह पैंक्रियास ग्लैंड, अग्नाशय। नेक्स्ट यहाँ पर सिस्टोलिक और डायस्टोलिक रक्तचाप के अंतर को क्या कहते हैं, तो सिस्टोलिक और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर के बीच का जो डिफरेंस है क्या कहलाता है, कहलाता है पल्स प्रेशर। आई होप आपको सभी क्वेश्चन जल्दी समझ में आ रहे हो, बट एक बार आपको जितने भी क्वेश्चन है यहाँ पर पूरे इंग्लिश फॉर्मेट में प्रेजेंट किए जाएंगे। मैंने सोचा था कि यहाँ पर जो हिंदी का फॉर्मेट है आपको इजीली समझ में आएगा, बट हिंदी जब हम मेडिकल टर्मिनोलॉजी पढ़ते हैं तो हिंदी उतनी इंग्लिश से ज़्यादा टफ हो जाती है, तो आपके लिए क्या किया जाएगा, जितने भी क्वेश्चन है वो सभी आपके लिए टाइप कर दिए जाएंगे आज इवनिंग या फिर कल मॉर्निंग तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए कूट से सही सही उत्तर चुनिए। तो यहाँ पर फर्स्ट टेबल से आपको सेकंड को मैच करना है, तो सही इनमें से क्या होगा, स्ट्रेटम ल्यूसिडम, स्ट्रेटम कोर्नियम, स्ट्रेटम बेसल या फिर रेटिकुलर पर्थ डर्मिस की, तो रेटिकुलर लेयर ऑफ डर्मिस है यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको सीधा मैच करके बताते हैं, तो यहाँ पर ए है जो स्ट्रेटम ल्यूसिडम, तो स्ट्रेटम ल्यूसिडम है जो, देखिए यहाँ पर पारगमन कोशिका है जिसमें केराटिन हो, स्ट्रेटम कोर्नियम मृत कोशिकाओं की परत, स्ट्रेटम बेसल त्वचा क्षेत्र जहाँ तेजी से कोशिका विभाजन होता है, रेक्टिकुलर परत डर्मिस की, त्वचा के डर्मिस परत के गहरे क्षेत्र। इतनी हिंदी तो मुझे भी नहीं आती है कि इवन इंग्लिश भी भूल जाए, बट फिर भी जिनको हिंदी ज़्यादा इजी रहे तो वो फॉर्मेट जरूर देखें। नेक्स्ट यहाँ पर एपिडेमिक ड्रॉपसी की वजह क्या है, तो एपिडेमिक ड्रॉपसी की वजह है
सैंग्रीन, क्या है? सैंग्रीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्नलिखित विटामिन में से किसमें कोबाल्ट पाया जाता है? तो किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? तो विटामिन B12 साइनोकोबालामिन, इसके नाम से आपको इजीली याद हो जाएगा। साइनोकोबालामिन में विटामिन B12 में कोबाल्ट रहता है, जिसकी कमी के कारण पर्नीशियस एनीमिया की कंडीशन भी होती है। नेक्स्ट यहाँ पर, मानव के दूध में प्रोटीन की मात्रा कितनी होती है? तो 100 ml में जो प्रोटीन होता है वो होता है 1.1 ग्राम प्रोटीन। कितना? 1.1 ग्राम प्रोटीन प्रति 100 ml। और यदि कैलोरी की बात की जाए तो 60 से 75 किलो कैलोरी है जो मिल्क से आपको मिल जाएगी। फैट 2.6 ग्राम, यदि फैट पूछते हैं तो 2.6 ग्राम, और प्रोटीन पूछते हैं तो 1.1 ग्राम, और कैलोरी पूछते हैं तो 60 से 75 किलो कैलोरी पर 100 ml मिल्क से आपको मिल जाएगी। नेक्स्ट यहाँ पर, इंसुलिन लगाने का उचित मार्ग निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इंसुलिन है जो कहाँ पर लगाया जाता है? इंट्रामस्कुलर, इंट्राडर्मल, सबक्यूटेनियस या फिर अंतःशिरा। यहाँ पर अंतःशिरा से मतलब है इंट्रावीनस। तो जो इंसुलिन है वो कहाँ पर दिया जाता है? सबक्यूटेनियस। और इसके लिए कौन से गॉज की निडल यूज की जाती है? तो है 26 गॉज की। नेक्स्ट यहाँ पर, मास्लो ए मानव जरूरत पदानुक्रम के अनुसार उच्चतम स्तर की जरूरत क्या है? तो अकॉर्डिंग टू नीड जो थ्योरी है, हियरकी थ्योरी है मास्लो की, तो उसमें हाईएस्ट प्रायोरिटी किसको दी जाएगी? शारीरिक जरूरतों को, बचाव और सुरक्षा को, लगाव से, या फिर आत्म यथार्थीकरण। तो दी जाएगी आत्म यथार्थीकरण के लिए। नेक्स्ट है यहाँ पर, एक जले हुए रोगी के लिए नर्स को आरंभिक चरण में निम्नलिखित में से क्या आकलन करना चाहिए? तो यदि कोई बर्न पेशेंट है तो आपकी एज अ नर्स फर्स्ट प्रायोरिटी आप क्या करेंगे? पोटेशियम की अधिकता को चेक करेंगे, सोडियम की अधिकता को, सोडियम की कमी को, मेटाबॉलिक एल्कलोसिस को। तो आप यहाँ पर हाइपोनेट्रेमिया को चेक करेंगे सबसे पहले। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? बी। नेक्स्ट है यहाँ पर, इंट्राडर्मल इंजेक्शन। तो इंट्राडर्मल इंजेक्शन के लिए कितने एंगल है जो यूज किया जाता है? तो इंट्राडर्मल के लिए होता है 15 डिग्री, और जो यहाँ पर इंट्राडर्मल 15 डिग्री, इंट्रामस्कुलर 90 डिग्री, सबक्यूटेनियस 45 डिग्री और इंट्रावीनस 25 डिग्री के एंगल पर लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बॉडी बिल्डिंग फूड नहीं है? तो बॉडी बिल्डिंग फूड कौन सा नहीं है? तो वो है फ्रूट्स। फ्रूट्स से कभी भी बॉडी नहीं बनती है। बाकी दालें, जो लेग्यूम्स होती हैं, दालें होती हैं, एग होते हैं, मीट होते हैं, इनमें प्रोटीन रहता है। जो जिस भी चीज़ में प्रोटीन होता है वो बॉडी बिल्डिंग फूड कहलाते हैं, बट फ्रूट्स बॉडी बिल्डिंग फूड नहीं है। नेक्स्ट है यहाँ पर, मानव विकास सूचकांक के आधार पर अधिक HDI वाले देशों को वर्गीकृत किया गया है। तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के अकॉर्डिंग यदि जो यहाँ पर क्लासिफिकेशन किया गया है, तो जिस देश का यदि अधिक HDI है, हाई HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, तो वे किस टाइप के देश कहलाएंगे? वो कहलाते हैं डेवलप्ड कंट्री। इंडिया क्या है? अभी डेवलपिंग कंट्री है, यहाँ का HDI उतना ज़्यादा नहीं है, और स्कोर यहाँ पर दिया जाता है वो होता है 0 से 1 तक। और जो यहाँ पर UNDP ने HDI की स्थापना की थी 1965 में। जो HDI इंडेक्स कौन रिलीज करता है? UNDP। नेक्स्ट है यहाँ पर, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मैच कीजिए कि सही उत्तर इनमें से कौन सा है। तो यहाँ पर विटामिन दिए हुए हैं, और विटामिन की कमी के कारण क्या प्रॉब्लम हो रही है वो है, तो रेटिनॉल क्या है? विटामिन है जिसके कारण केरेटोमलेशिया हो सकता है। टोकोफेरल विटामिन डी जिसके कारण मसल्स में वीकनेस हो सकती है। नियासिन क्या है? पेलाग्रा होता है नियासिन की कमी के कारण। एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी, इसकी कमी के कारण स्कर्वी होता है, और इसका यहाँ पर ऑप्शन में क्या है? कई जगह से रक्त निकलने की प्रक्रिया। नेक्स्ट है यहाँ पर, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और आपको इनमें से सही आंसर है जो बताना होगा। तो यहाँ पर आंसर क्या है? ए है जो सही है। पोषण स्तर जानने के लिए बायोकेमिकल जांच पोषण संबंधी बीमारी को शुरुआत में जानने में उपयोगी होती है। तो यहाँ पर है कि ऑप्शन ए सही है, बी सही है, या कारण ए सही है कि रीजन तो आर सही है। तो यहाँ पर फिर ऑप्शन में दिए हुए हैं, तो घुमा फिरा के क्वेश्चन आया है, बट यहाँ पर सही क्या है? दोनों सही हैं। ए भी सही है
और आर गलत है। सॉरी, ए और आर दोनों सही हैं, और जो यहाँ पर बताए गए हैं दोनों सही तरीके से बताए गए हैं कि यदि हमें न्यूट्रिशनल लेवल को जानना है तो बायोकेमिकल जांच है जो करवानी चाहिए, और लेबोरेटरी टेस्टिंग भी, जो बीमारी कुछ हमें समझ में नहीं आती है उनके लिए लैब टेस्ट करवाए जाते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर, एक वयस्क भारी काम करने वाली गर्भवती महिला की अनुशंसित प्रतिदिन की ऊर्जा कितनी होती है। यदि कोई लेडी, प्रेग्नेंट लेडी बहुत ज़्यादा काम करती है तो उसको 29 किलो कैलोरी है जो पर डे ज़रूरत होगी। बट नॉर्मल पूछते हैं तो 300 किलो कैलोरी पर डे आपको एक्स्ट्रा लेनी चाहिए। लैक्टेशन में 500 किलो कैलोरी एक्स्ट्रा लेना चाहिए। बट यदि आप बहुत ज़्यादा काम करते हैं तो वहाँ पर आपको क्या करना है, 300 कैलोरी और एक्स्ट्रा लेना है। यदि आप नॉर्मल प्रेगनेंसी में हैं तो आपको 300 कैलोरी, जो नॉर्मल ज़रूरत होती है वो होती है 2100 किलो कैलोरी की पर वूमेन में। यदि प्रेग्नेंट हैं तो 300 किलो कैलोरीज और ले लें आप एक्स्ट्रा, तो 2400 किलो कैलोरी हो गया आपका। और यदि आप बहुत ज़्यादा भारी भरकम काम करते हैं तो आपको और ज़्यादा कैलोरीज की ज़रूरत होगी, तो ऐसे आपको 2900 किलो कैलोरी लेना होगा। नेक्स्ट है यहाँ पर, जब एक व्यक्ति पर CPR किया जाता है तो छाती पर दबाव कितनी गहरी होगी। तो होता है 2 इंच तक। जब आप CPR दे रहे हैं तो आपके CPR देने के टाइम जो डेप्थ है कितना होना चाहिए, 2 इंच तक। यदि बच्चों में पूछते हैं तो 1.5 इंच, यदि वयस्क एडल्ट में पूछते हैं तो 2 इंच। नेक्स्ट है यहाँ पर, कुत्ते के काटने के बाद घाव को किससे साफ करना चाहिए। तो जब भी डॉग बाइट करे तो कैसे आप उसको क्लीन करेंगे। ऑप्शन में हाइड्रोजन पेरोक्साइड, टिंचर आयोडीन, साबुन एवं पानी, या फिर क्लोरोहेक्सिडिन। तो जब भी डॉग बाइट करता है तो सबसे पहले आपको क्या करना है, किसी भी बहते हुए, जो आपको टैप ऑन करना है, नल ऑन करना है, उसके नीचे जिस भी एरिया में बाइट किया है उसको क्लीन करते जाना, और आपके पास जो भी साबुन हो उससे साफ कर दें। एंड देन यदि तब भी ब्लड है जो आ रहा है बाहर, तब आप कोई भी साफ और बहुत ही अच्छे तौलिए कपड़े से उसको प्रेस करके बांधे जिससे ब्लीडिंग स्टॉप हो जाए। और जब तक पकड़े रहना है आपको, जब तक ब्लीडिंग बंद ना हो, और उसी टाइम पर आपको हॉस्पिटल ले जाना है। नेक्स्ट है यहाँ पर, मिर्गी दौरे से पीड़ित व्यक्ति की देखभाल करते समय आप क्या करेंगे। यदि किसी को फिट्स आ रहे हैं, सीजर्स आ रहे हैं, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, जो भी ऑप्शन में यहाँ पर सेम है कि जो भी वस्तुएं चोट पहुंचा सकती हैं उनको दूर कर देना है। कपड़े जो पहने हैं उसके ढीला कर देना है, और दांतों के बीच में कुछ भी कपड़ा है जो गोला बनाकर फंसा देना, ताकि टंग बाइट ना हो पाए उन दांतों से। और पेशेंट को सीधा लिटा देना, सीधा नहीं हम ये कह सकते हैं साइड लाइन में लिटा देना है, जिससे वॉमिटिंग आए तो उस वॉमिटिंग को वो एस्पिरेट ना कर पाए। तो यहाँ पर आपके सभी पॉइंट सही होंगे। नेक्स्ट है, एक ईसोफेगोस्कोपी के बाद एक पेशेंट अपने कमरे में लौट आया है। तरल पदार्थ लेने से पहले नर्स को ग्राहक के मूल्यांकन को प्राथमिकता देनी चाहिए। तो यदि किसी को ईसोफेगोस्कोपी हुई है तो आफ्टर ईसोफेगोस्कोपी के बाद आप एज अ नर्स सबसे पहले क्या चेक करेंगे, तो आप उसका TPR और ब्लड प्रेशर है जो चेक करेंगे। देन आफ्टर आप उसको कहेंगे कि आप है जो कोई भी फ्लूइड ले सकते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर, क्रॉन की बीमारी के लिए एक रोगी के लिए चिकित्सा सर्जिकल नर्स आहार की क्या सलाह देगी। तो यदि किसी पेशेंट को क्रॉन्स डिसीज है, क्रॉन्स डिसीज में, तो आप उसकी डाइट में क्या कहेंगे, फाइबर कम लेना है, प्रोटीन एवं हाई कैलोरी वाली आपको डाइट लेनी है। नेक्स्ट यहाँ पर, मॉर्फिन किस बीमारी में नहीं देनी चाहिए। तो जो मॉर्फिन ड्रग है किस में नहीं देना है, जिसको रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम हो उसको हमें नहीं दे सकते, क्योंकि ये इनकेस आपको रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है तो ये और ज़्यादा आपके रेस्पिरेशन को क्या करेगी, अफेक्ट करेगी, आपके रेस्पिरेटरी रेट को कम करेगी, जिससे आपको और ब्रीदिंग प्रॉब्लम होने लगेगी। तो जिसको भी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम हो, अस्थमा हो, उनको क्या देना है, हमें ये मॉर्फिन मेडिसिन नहीं देनी है। बाकी एंजाइना, अग्नाशय को जिसका मतलब पैंक्रेटाइटिस या फिर मायोकार्डियल इंफार्क्शन में दे सकते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर, TNM वर्गीकरण प्रणाली द्वारा का इस्तेमाल किसकी क्लिनिकल स्टेजिंग में होता है। तो TNM क्लासिफिकेशन किसके लिए किया जाता है, कैंसर के लिए। ट्यूमर नोड मेटास्टेसिस फुल फॉर्म याद रहेगा तो आपको इजीली समझ में आएगा। ट्यूमर मोड और मेटास्टेसिस किसके लिए है, कैंसर के लिए। नेक्स्ट है यहाँ पर, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए कि सही आंसर क्या है। तो यहाँ पर ये रहे सही आंसर।
मूत्र प्रणाली में रुकावट जो कि हाइड्रोनेफ्रोसिस का है। गुर्दे की पथरी का इलाज, किडनी स्टोन का इलाज कैसे होगा? लेजर लिथोट्रिप्सी से। पेशाब ना रोक पाने का इलाज जो इनकॉन्टिनेंस है, कीगल एक्सरसाइज से, जिससे आपकी पेल्विक मसल अच्छी होंगी। मूत्र के बहाव का रास्ता बदलने का तरीका तो इलियल कॉन्टॉइड। नेक्स्ट यहाँ पर हाइपोनेट्रेमिया वाले मरीज की देखभाल करते समय महत्वपूर्ण नर्सिंग हस्तक्षेप में शामिल है। तो यदि किसी हाइपोनेट्रेमिया की पेशेंट की आप केयर कर रहे हैं तो आप उसको क्या करेंगे? आइसोटोनिक सलाइन है जो एडमिनिस्टर करवाएंगे। नेक्स्ट यहाँ पर HIV के ऊर्ध्वाकार संचरण के लिए जोखिम अधिक होता है। तो यहाँ पर वर्टिकल ट्रांसमिशन कहा है कि वर्टिकल ट्रांसमिशन है जो HIV के पेशेंट में कैसे सबसे ज्यादा होगा? इंट्रानेटल पीरियड में। कब? इंट्रानेटल पीरियड में सबसे ज्यादा या जो बेबी में होने के चांसेस रहेंगे। नेक्स्ट है यहाँ पर एनाफिलेक्टिक शॉक का माध्यम है। एनाफिलेक्टिक शॉक है जो इसके टाइम पर क्या सबसे ज्यादा एक्टिव होता है? तो होता है हिस्टामाइन। क्या है? हिस्टामाइन। नेक्स्ट यहाँ पर न्यूरोलॉजिकल समस्याओं का निदान करने के लिए कौन सा जांच नहीं किया जाता है? जो भी न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम होती है उनको चेक करने के लिए EEG कर सकते हैं, CT स्कैन, MRI, लंबर पंचर, बट ECG है जो कार्डियक पेशेंट के लिए किया जाता है। तो इसीलिए आपका यहाँ पर आंसर क्या होगा? ECG। नेक्स्ट है यहाँ पर एक फ्रैक्चर जिसमें त्वचा में कोई ब्रेक ना हो क्या कहलाएगा? तो ऐसा फ्रैक्चर जिसमें बोन्स टूटी हो लेकिन आपकी स्किन में कोई भी वो ना आया हो, आपको सो ना हो रहा हो, तो क्या कहलाता है? क्लोज्ड फ्रैक्चर। नेक्स्ट यहाँ पर निम्नलिखित में से किस अवस्था में इंट्राऑक्यूलर प्रेशर बढ़ेगा? तो कौन सी कंडीशन है जिसमें IOP बढ़ जाएगा? ऑप्शन में आँख आना, ग्लूकोमा या फिर मोतियाबिंद और रेटिनाइटिस। तो ग्लूकोमा की कंडीशन में क्या होता है? जो आंखों में इंट्राऑक्यूलर प्रेशर है हाई हो जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर काला पड़ गए व सड़ते हुए ऐसे ऊतक को जिसमें रक्त का संचरण नहीं हो रहा है क्या कहलाते हैं? तो ये कंडीशन क्या कहलाती है? गैंग्रीन। क्या कहलाएगी? गैंग्रीन। दो टाइप के होंगे, वेट और ड्राई। नेक्स्ट है यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण हीट स्ट्रोक लगने पर नहीं पाया जाता? तो हीट स्ट्रोक में क्या होगा? आपकी बॉडी का टेम्परेचर हाई होगा, पल्स तेज चलेगी, बॉडी गर्म और शुष्क स्किन हो जाएगी आपकी, लेकिन आपको पसीना नहीं आएगा। नेक्स्ट यहाँ पर ट्रोकोमा किस अंग का संक्रमण है? तो ट्रोकोमा कहाँ पर होता है? आंखों में। और इसके लिए कौन सी स्ट्रेटेजी यूज की जाती है? सेफ स्ट्रेटेजी। तो आप याद रखें, एग्जाम में आपको आ सकता है। नेक्स्ट है यहाँ पर सामान्यतः रीढ़ की हड्डी से पानी निकालना लंबर पंचर कहाँ पर किया जाता है? तो ये होता है L3 L4 के बीच में या फिर L4 L5। यहाँ पर L4 L5 हो तो आप उसको मार्क कर सकते हैं, यदि L3 L4 हो तो उसको भी, क्योंकि लंबर पंचर है जो यहीं पर किया जाता है, L3 L4 या फिर L4 L5। नेक्स्ट यहाँ पर तीव्र एनाफाइलैक्सिस रिएक्शन में मुख्य दवा दी जाती है। तो एनाफिलैक्सिस रिएक्शन के ट्रीट करने के लिए कौन सी मेडिसिन दी जाती है? तो वो होती है एड्रेनालिन। नेक्स्ट है यहाँ पर रोग जो भारत में नहीं पाया जाता है। तो भारत में कौन सा जो डिसीज है वो अभी तक नहीं पाई जाती है? ऑप्शन में जर्मन मीजल्स, जैपनीज इंसेफेलाइटिस, लेप्टोस्पायरोसिस या फिर येलो फीवर। तो येलो फीवर है जो भारत में नहीं पाया जाता। नेक्स्ट है यहाँ पर सिस्टिक फाइब्रोसिस में पाचन तंत्र का कौन सा अंग सम्मिलित होता है? सिस्टिक फाइब्रोसिस कहाँ पर होता है? जनरली ये लंग्स, पैंक्रियाज और इंटेस्टाइन को अफेक्ट करता है, बट यहाँ पर दोनों ऑप्शन है, तीनों ऑप्शन है यहाँ पर, इसीलिए किसी एक को मार्क नहीं कर सकते। नेक्स्ट है यहाँ पर पेप्टिक अल्सर के लिए मुख्य कारक जीव कौन सा है? तो पेप्टिक अल्सर का जो मेन रीजन होता है वो किसके कारण होता है? हेलिकोबैक्टर पाइलोरी के द्वारा। नेक्स्ट है यहाँ पर वर्टिकल स्तंभ में पार्श्व विचलन को क्या कहा जाता है? तो ये क्या कहलाता है? स्कॉलियोसिस। क्या कहलाएगा? स्कॉलियोसिस। जिसमें पूरी आपकी रीढ़ की हड्डी है जो स्पाइनल कॉर्ड है कैसी हो जाती है? कर्व शेप में। नेक्स्ट है यहाँ पर नर्स मोनिका एक मेल पेशेंट की देखभाल कर रही है जो वास्तविकता में कोई आधार नहीं के साथ गलत संवेदी धारण का अनुभव करते हैं। इसको क्या कहलाया जाएगा? कहलाएगा हेलुसिनेशन। यदि कोई नर्स है जो
किसी हेलुसिनेशन पेशेंट की केयर कर रही है तो उसको अलग अलग तरीके से भ्रम हो रहे हैं तो ये क्या कहलाएगा? हेल्यूसिनेशन और मति भ्रम, जो कि सिजोफ्रेनिया में सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। नेक्स्ट है यहाँ पर प्रमुख मनोरोग आपात स्थितियां निम्नलिखित में से एक को छोड़कर। तो यहाँ पर कहा गया है कि मेजर साइकेट्रिक इमरजेंसीज कौन कौन सी हैं किसी एक को छोड़कर। तो यहाँ पर जो मेजर साइकेट्रिक इमरजेंसी है वो कौन कौन सी है? बलात्कार, आपदा, सुसाइड या फिर दुख की प्रतिक्रिया। तो ये सभी क्या हो गई? मेजर ही है, बट यहाँ पर कहा है किसी एक को छोड़कर आपको बताना है। नेक्स्ट यहाँ पर डिमेंशिया का सबसे प्रमुख प्रकार है। तो सबसे ज्यादा किस डिमेंशिया है जो किस टाइप में देखने को मिलता है? तो डिमेंशिया जो अल्जाइमर्स के पेशेंट होते हैं उनमें सबसे ज्यादा देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है यहाँ पर प्रस्थापन प्रजनन का सबसे अच्छा सूचक है। तो रिप्लेसमेंट फर्टिलिटी का सबसे अच्छा जो यहाँ पर इंडेक्स है वो क्या है? तो वो है नेट रिप्रोडक्शन रेट। तो इसका जो नेक्स्ट पार्ट रहेगा वो हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे, क्योंकि इससे आपका वीडियो भी बहुत लेंदी हो जाएगा। और जो बचे हुए क्वेश्चन है, क्योंकि 170 क्वेश्चन यहाँ पर अभी 35 क्वेश्चन और बचे हुए हैं, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और इसका इंग्लिश पार्ट है जो आपको बहुत ही जल्दी लाया जाएगा, क्योंकि हिंदी पार्ट में जो मेडिकल टर्म्स होते हैं वो उतने प्रॉपरली आपको समझ में नहीं आएंगे जो आपको इंग्लिश में समझ में आएंगे। सो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग अस, बाय बाय।